ये जिंगल्स हमें आज भी याद है और ये जिंगल्स आज भी काम कर रहे हैं। इतने अच्छे जिंगल्स, इतनी अच्छी मार्केटिंग जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली डिफाइन कर दे कस्टमर्स को, क्या लेवल की होगी वो मार्केटिंग। बट ऐसा क्या हुआ कि मार्केटिंग ने बैकफायर कर दिया। क्यों बॉयकॉट निर्मा का नारा उठ गया और क्यों मार्केटिंग जो कि बैकबोन हुआ करती थी निर्मा की, आज उसे बैकफायर कर रही है। अगर ये बात जाननी है और ये बात पता करनी है कि एक 100 फीट में काम करने वाली कंपनी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कैसे बन गई, उसकी पूरी केस स्टडी, पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इस वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं निखिल रायज़ादा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। कहानी शुरू हुई 1969 में अहमदाबाद, गुजरात में। कहते हैं गुजराती बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और आगे होते हैं, और उसमें कोई शक नहीं है क्योंकि एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। 1969 में एक केमिस्ट ने सोचा कि मुझे कुछ प्रोडक्ट बनाना है, और वो चीज जो वो अपने आप के लिए करते थे उसमें उन्हें मजा आता था, और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनोवेशन। इनोवेशन किस चीज का? सॉल्यूशंस के लिए इनोवेशन। प्रॉब्लम्स को देखा और सॉल्यूशन बनाने के लिए इनोवेशन किया। प्रॉब्लम क्या थी कि डिटर्जेंट्स मार्केट में थे, बट पुअर फैमिली और लोअर मिडिल क्लास उसे इतना अच्छी तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो 13 रुपए पर केजी था। उस समय गेहूं की कीमत से ज्यादा महंगा डिटर्जेंट था। तो कैसे हो पाता है ये सब? इतनी महंगी कीमत को पुअर फैमिली कैसे अफोर्ड करती? और दूसरा इनोवेशन कि उस समय डिटर्जेंट्स में केमिकल्स यूज होते थे, फॉस्फेट जैसे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा डिटर्जेंट बनाया जाए जो फॉस्फेट फ्री हो और इतनी कम दाम पे बेचा जाए ताकि कस्टमर्स हमारी उस चीज को खरीदे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसके लिए उन्होंने काम किया और एक ऐसा डिटर्जेंट बना दिया जो फॉस्फेट फ्री था, और उसकी कीमत मात्र 3 रुपया। 3 रुपया यानी 25% कीमत जो मार्केट में डिटर्जेंट मिल रहा है। ये चीज देखने के बाद उन्होंने सबसे पहले सोचा कि यार छोटी कंपनी है, अभी तो छोटी कंपनी क्या, एक सिंगल व्यक्ति है, तो प्रोडक्ट कैसा है, कस्टमर्स को कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट कैसा है। उसके लिए उन्होंने R&D खुद ने ही करी। 15 से 20 पैकेट ले जाके अपनी लोकेलिटी में बांटना शुरू किया, देना शुरू किया। कस्टमर से पूछा कैसा है, कैसा काम कर रहा है ये प्रोडक्ट। कस्टमर को बड़ा मजा आ रहा था। क्यों मजा आ रहा था? क्योंकि दो चीज बहुत खास थी। पहली, एक तो दाम कम था, और दूसरा झाग बहुत देता था। और उस समय एक मेंटालिटी थी कि जो डिटर्जेंट सबसे ज्यादा झाग देता है वही सबसे अच्छा डिटर्जेंट होता है। तो उन्होंने 15 से 20 लोगों को सैंपल यूनिट स्पेस क्रिएट किया और वहां जाके अपने प्रोडक्ट को देखा, और कस्टमर्स के पॉजिटिव फीडबैक आने लगे। धीरे धीरे उनके कस्टमर्स ही उनके अल्टीमेट सेल्स पर्सन बन गए कि भाई तुमने वो प्रोडक्ट देखा, इतना अच्छा, इतनी कम दाम पे और इतना सारा झाग देता है। तो वो धीरे धीरे अपने आप स्केल अप होता गया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो जॉब थी उससे वो रिजाइन किया और अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करने लग गए। जब उन्हें पता चला कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और कस्टमर्स इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा इसकी ब्रांडिंग क्रिएट करना चाहिए। अब ब्रांडिंग क्रिएट करने के लिए उन्होंने 3 चीजों पर ध्यान किया। पहली, माइंडसेट और साइकोलॉजी कस्टमर की क्या रखे। दूसरा, इमोशनल कनेक्ट क्या दे कस्टमर को। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कॉस्ट रिडक्शन प्लस वैल्यू प्रिपोजिशन। तो पहली बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी उस समय बहुत लोगों की सेट थी कि जो सबसे ज्यादा झाग देता है वही सबसे अच्छा डिटर्जेंट है। और दूसरा, ब्रांडिंग क्रिएट करने के लिए हमें एक ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो कस्टमर खुद से खुद दोहराए। तो अभी आपने देखा होगा वो जिंगल, दूध सी सफेदी निरमा से आई। आज भी अगर आप वो जिंगल सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। इतना खूबसूरत वो जिंगल लिखा था कि उसके कारण उसकी मार्केटिंग अपने आप हिट हो गई। दूसरी चीज कि लोगो क्या दे। लोगो देते समय उन्होंने इमोशनल कनेक्ट देखा। जो लोगो वो बनाए हैं वो उनकी डॉटर के ऊपर बनाया गया है, निरुपमा जी की, और ये नाम भी निरमा वहां से ही आया है। इसको डिजाइन किया मिस्टर खान ने, जो कि पुणे में रहते हैं, और उन्होंने इसको डिजाइन करने के बाद एक कस्टमर उस प्रोडक्ट के लोगो को देख के एक फील कर पाता था, जस्ट लाइक पाले जी का वो छोटी सी क्यूट सी लड़की। तीसरी पे आती है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट इतना ज्यादा कम था कि पुअर फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली उसे इजीली एफोर्डेबली अडॉप्ट कर सकते थे, ले सकते थे, और इसके कारण वो प्रोडक्ट लाइन पकड़ गया, स्केल अप कर गए। तो यहां तक उनका प्रोडक्ट ने स्केल कर ली थी, ब्रांडिंग क्रिएट कर ली थी। उन्होंने मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। मार्केटिंग के हर एक जिंगल को उन्होंने बहुत ढंग से यूज किया था, क्योंकि उस समय जो उनका माइंडसेट था वो झाग वाला, वो कंसेप्ट काम कर रहा था। और इसीलिए उन्होंने जिंगल बनाया था जो कि 1975 में रेडियो में सबसे ज्यादा हिट हो चुका था, दूध सी सफेदी निरमा से आई। ये लोग इतना ज्यादा कनेक्ट कर गए थे कि कस्टमर टू कस्टमर अपने आप ब्रांडिंग हो रही थी। तो यहां तक 1975 तक उनका प्रोडक्ट स्केल अप हुआ, और 1985 तक आते आते उनका प्रोडक्ट मार्केट को उखाड़ते चला गया। HUL के बड़े बड़े प्रोडक्ट जैसे सर्फ को कॉम्पीट कर रहा था।
उनका जो गेम चेंजिंग मोमेंट हुआ वो हुआ जब संगीता बिजलानी जी, जो कि उस समय इतनी अच्छी फेमस एक्ट्रेस नहीं थी, उन्होंने उनका ऐड किया जो दूरदर्शन टीवी पे आया 1980s के जमाने में, और वो काफी हिट हो गया। बट सर्फ ने एक चाल चल दी, वो ललिता जी को लेके आए अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो इन्होंने सोचा किसको लेना चाहिए। आप सभी को याद होगा, रिसेंटली सभी ने रामायण देखी है, सीता जी जो बनी थी उसमें दीपिका जी, निर्मा दीपिका जी को लेके आया, और जाहिर सी बात है फिर तो आप सभी को पता है रिजल्ट क्या होना था। और वहां से आने के बाद HUL का सर्फ एक्सल, जो HUL का सर्फ था, उसको किसी ने देखा तक नहीं, वहां से उनको बीट करते चले गए। 1985 से जब वो आगे बढ़े तब उन्होंने देखा कि यार प्रोडक्ट में कुछ और इनोवेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा क्या कर सकते हैं। जब जेंट्स शर्ट्स पहनते हैं तो उसकी कॉलर होती है, कॉलर के ऊपर ब्रश लगाते हैं, ब्रश लगाने के लिए साबुन चाहिए, बट उनके पास डिटर्जेंट था। तो उन्होंने वहां पे लूप होल फाइंड किया, और उसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना डिटर्जेंट केक बनाया जाए। और डिटर्जेंट केक को उन्होंने 1988 से 1990 तक बना के और लॉन्च कर दिया 1992 में। जब उन्होंने लॉन्च किया तो वो मार्केट में स्केल अप कर गया, क्योंकि निर्मा अपने ब्रांड स्टैब्लिश कर चुका था। मैं बात कर रहा हूं 1992 की, जब प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च कर रहे थे, उन्हें लगा कि अब हमें स्केल अप करना चाहिए, एक्सपेंशन करना चाहिए। बट किस चीज में? उनके पास डिटर्जेंट था जो कि व्हाइट पाउडर में था, ध्यान दीजिए व्हाइट पाउडर में, और उनके पास डिटर्जेंट केक था जो कि लोअर मिडिल क्लास और पुअर फैमिली के माइंडसेट के हिसाब से बनाया था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अभी मेरा डिटर्जेंट केक बहुत हिट चल रहा है, क्यों ना इसी के लिए प्रोडक्ट लाइनअप चालू करूं मैं दूसरी चीज का प्रोडक्ट लाइन। तो उन्होंने सुपर निर्मा नाम का प्रोडक्ट डिटर्जेंट केक रिलीज किया लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। वो धीरे धीरे थोड़ा हिट हुआ। उन्होंने देखा कि यार लोगों का माइंडसेट हो गया है कि निर्मा पुअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए ही है, उन्हें प्रोडक्ट में इनोवेशन चाहिए, उन्हें कुछ और दिखाना पड़ेगा। और उन्होंने यूज किया प्रीमियम ब्लू कलर। उन्होंने अपने व्हाइट पाउडर को हटा के प्रीमियम ब्लू कलर का पाउडर दिया जो कि एक रॉयल क्लास फील देता था, और उसका 40% कम प्राइस रखी जो नॉर्मल दूसरे कॉम्पिटिटर्स है उनके मार्केट में, जो कि सर्फ था उस समय। वहां जो लोअर मिडिल क्लास थे वो उनके अल्टीमेट कस्टमर बनते चले गए, और कस्टमर से लॉयल कस्टमर्स और प्रॉफिटेबल कस्टमर्स की वो श्रेणी में आ गए। तो यहां से निर्मा अपने आप को एक्सपैंड करता चला गया। काफी अच्छा चल रहा था, बट 2000 में आते आते 2000 में आते आते थोड़ा सा प्रॉब्लम चालू हुआ निर्मा को। लोगों को ऐसा लगने लग गया कि निर्मा एक हाई क्लास सोसाइटी के लिए है ही नहीं, और ये ब्यूटी प्रोडक्ट जैसी चीजों पे काम नहीं कर रहा है, बस ये सिर्फ डिटर्जेंट्स और डिटर्जेंट केक्स पे काम कर रहा है। तो उन्होंने सोचा यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट को स्केल अप करना है, लाइनअप बनानी है, इतने सारे मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करना है, तो मैं ऐसा क्या करूं। तो उन्होंने लिए एक एंट्री जो की थी प्रोडक्ट ब्यूटी सोप में। वो चाहते थे एक ऐसा नया फेस हो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए जो इतना फेमस ना हो, एक नॉर्मल फेस दिखे बट हाई क्लास के लिए। तो ये काम करने के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के बेस्ट एडवर्टाइजर्स को यूज किया, और मिसेस सोनाली बेंद्रे को वो लेके आए अपने प्रोडक्ट के लिए। और आप सभी ने वो एडवर्टाइजमेंट जरूर देखा होगा अपने बचपन में, जब सोनाली बेंद्रे जी का एडवर्टाइजमेंट आता था निर्मा प्रोडक्ट के लिए और प्रोडक्ट लाइनअप के लिए। और मैं बोल सकता हूँ कि आप में से आपकी बहनें या फिर आपके घर में वो प्रोडक्ट जरूर आया होगा एक आधी बार। जी हाँ, क्योंकि वो इतना स्केल अप हो गया था, वो प्रोडक्ट लाइनअप उनका हिट हो गया था उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट था जो मेरे नॉन यूजर्स हैं उसे मैं अपने यूजर्स में बना दूं, ट्रस्ट यूजर्स में बना दूं, और वो मेरे को प्रॉफिट कमा के दे। तो वो प्रोडक्ट लाइनअप में हिट हो गए सन 2000 में। बट फिर ऐसा क्या हुआ, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखते जाइए और मैं आगे स्ट्रेटेजी बताऊंगा। 2000 में उनका प्रोडक्ट हिट हो गया। जी हाँ, 2002-2003 तक कस्टमर्स सेटिस्फाइड थे, खुश थे, बट एक नेगेटिव फल चालू हो गया। लोग बोर होने लग गए कि भाई दूध सी सफेदी निर्मा से आए ठीक है, बट अब क्या और क्या। यहाँ यार थोड़ा सा आके निर्मा को प्रॉब्लम होने लग गई मार्केट में, क्योंकि मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है वो भी फटाफट स्केल अप कर रहे थे, तो मार्केट शेयर उसके बाद कम होना शुरू हुआ। बट निर्मा ने सोचा कि यार लोग बोर हो गए तो ट्रेंड सेट चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, खुश घराना। जी हाँ, अगर आपको उस तरह का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे जो मैंने अपने चैनल पे शो किया है, वीडियो में शो कर रहा हूँ, खुश घराना जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बनाया, वो एक बनाया कि लोग आपस में लोग लड़ाई कर रहे हैं घर में और एक दूसरे के ऊपर लेडीज अपने ऊपर वो फेंक रही है खाना बनाने के आइटम, उसके बाद निर्मा उससे वो धो रही है। तो इस टाइप के कंसेप्ट एडवर्टाइजमेंट को लेकर तो थोड़ा सा हिट हुआ और आगे बढ़ते गए। उसके बाद जब वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें लगने लग गया कि यार थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा झाग का काम अब नहीं है, थोड़ा सा विमेन एम्पावरमेंट और विमेन के एटीट्यूड के ऊपर हमें चीजें बनानी पड़ेगी। तो वो लेके आया एक नया एटीट्यूड जो कि एटीट्यूड ऑफ गर्ल रिप्रेजेंट किया उस एडवर्टाइजमेंट में। स्प्लैश में आपने वीडियो में देखेंगे, स्प्लैश में टीचर उछलता है, विमेन के आने से पहले ही वो टीचर रुक जाता है। तो दैट्स द एटीट्यूड जो कि एक लड़की के बारे में उन्होंने पोर्ट्रे किया है, एक हाउसवाइफ की, कि हाउसवाइफ या फिर विमेन सिर्फ घर में बैठने के लिए नहीं है, वो बाहर निकल सकती है, फाइट कर सकती है। कैसा स्पिरिट वाला उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बनाया। यहां से वो कम बैक कर रहे हैं।
2011 का एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखें, बहुत ही फेमस कलाकार टेलीविजन पे जो नेशनल टेलीविजन पे जो आपने की मिस श्वेता जी, उनका भी अगर आप देखेंगे उन्होंने एक एम्बुलेंस वाला एड को किया और निर्मा उस कंसेप्ट को लेके आया और वही 4 वर्ड्स रेखा, जया, सुषमा, इन सब की पसंद निर्मा, ये जो नाम था, ये जो टैगलाइन था वो यूज किया और आज का एटीट्यूड दिखाया कि मर्दों से वुमेन पीछे नहीं है और ये एटीट्यूड वापस से कैरी कर रहे, बट ये ज्यादा समय तक नहीं कैरी कर पाया। 2012, 2013, 2014 तक चलता गया, बट देखा कि बॉलीवुड में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। बॉलीवुड में ट्रेंड चेंज हो रहा है, दंगल जैसी मूवीज रिलीज हो रही है, मैरी कॉम जैसी मूवीज रिलीज हो रही है, तो निर्मा बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है और बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है बॉलीवुड का, क्योंकि जो बॉलीवुड का ट्रेंड रहता है लगभग वही ट्रेंड निर्मा की प्रोडक्ट लाइनअप का भी था। तो उन्होंने सोचा कि मैरी कॉम जैसी मूवी जब रिलीज हुई तो उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट बनाना पड़ेगा जो जोश क्रिएट करता हो। तो जो जोश क्रिएट करने वाला वीडियो दिखा रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट को कंसेप्ट को लेके आए कि जोश लड़कियां किसी से कम नहीं है, वो हर परिस्थिति में लड़ना जानती है। इस चीज को वो लेके आए अपने एडवर्टाइजमेंट, जो कि हिट कर गया। बट उनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उस समय बना वो था व्हील मिस्टर सलमान खान को लेके आ गए अपने एम्बेसडर बना के। तो निर्मा यहाँ पे थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि वैसे ही मार्केट शेयर थोड़ा कम जा रहा था और इतनी अच्छी ब्रांडिंग अगर व्हील की हो गई तो निर्मा पीछे हो जाएगा। तो निर्मा ने वापस सोचा कि क्या करे, और पुराना 30 साल का इतिहास को उसने पलट दिया, हिस्ट्री को चेंज कर दिया। वो मिस्टर ऋतिक रोशन को लेके आ गए, जो कि एक कंप्लीट चेंज था कि भाई सिर्फ कपड़े औरतें नहीं धोती है, लड़के भी धोते हैं। माइंडसेट चेंज कर दिया, चेंज इन इंडिया मूवमेंट, इन सबको चेंज कर दिया 2016 के आसपास। 2016 में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस से एक पूरा इंडिया का करिकुलम बदला, पूरा इन्वायरमेंट बदल गया, पूरा बॉलीवुड कल्चर बदल गया और ये ट्रेंड भी सक्सेस हुआ। उस समय ऋतिक रोशन ने बहुत बढ़िया डांस किया एक बच्चे के साथ, ये बताने के लिए कि जो स्वेट होता है वो सबसे ज्यादा डांसर्स के पास मिलता है, सबसे ज्यादा डांसर से होता है। और ये जो डिटर्जेंट्स है ये सिर्फ एक लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली के लिए नहीं है, ये हायर मिडिल क्लास फैमिलीज और उससे भी ऊपर अपर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये पे आती है, प्रोडक्ट है उनके लिए। तो यहां जो कंपटीशन दिया निर्मा ने वो वापस स्केल अप कर गया। ये प्रोडक्ट लाइनअप बहुत अच्छा चल रहा था, मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही थी, बट एक थोड़ी सी जो प्रॉब्लम थी वो थी उनकी डाइवर्सिफिकेशन। जो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया, जो हाई क्लास के लिए वो गए, तो कहीं ना कहीं अपना डिटर्जेंट का मार्केट को वो कम बैक नहीं कर पाए। पहले 30% शेयर था अगर आप देखेंगे 1985 के समय, उसके बाद स्केल अप होने की जगह वो शेयर धीरे धीरे कम होता गया। 16 के बाद तो थोड़ा और कम पड़ गया। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट लाइनअप नहीं था और दूसरा इनोवेशन नहीं आ रहा था उनके प्रोडक्ट में। 2020 में वो एक नया एडवर्टाइजमेंट लेके आए मिस्टर अक्षय कुमार के साथ, बट मार्केटिंग ने उन्हें बैकफायर कर दिया। यहां मार्केटिंग ने उनके साथ जो उनको बना के लाई थी, यहां बॉयकॉट निर्मा जैसा नारा लग गया। ये थोड़ा सा मार्केटर्स का दिमाग को हिलाने वाली बात थी कि भाई ऐसा क्या हुआ जो 30 साल का इतिहास को, हिस्ट्री को एक अचानक से एडवर्टाइजमेंट ने चेंज कर दिया। या उन्होंने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम उनके साथ क्या क्या थी, इनोवेशन उनके पास कम था, प्रोडक्ट लाइनअप कम थी, नए प्रोडक्ट्स नहीं थे। दूसरा, उन्होंने जो डाइवर्सिफिकेशन किया था, एक्सपेंशन किया था, उसके कारण अपने पुराने प्रोडक्ट जिससे वो बने थे डिटर्जेंट मार्केट में, जो प्योरली डिटर्जेंट का था, जो उनके लॉयल कस्टमर्स थे, वो धीरे धीरे उनके छूटते चले गए। इसी कारण उनका मार्केट शेयर थोड़ा कम पड़ गया। तो तीसरा प्रॉब्लम आ रहा था जो इनोवेशन के बाद वैल्यू प्रीपोजिशन, क्योंकि लोगों को माइंडसेट हो गया था कि ये प्रोडक्ट उनके लिए नहीं बना है और नया मार्केट में जो मार्केट में लोग आ रहे थे, मार्केट की जो इंटेंसिटी थी, मार्केट शेयर था उनका, वो कम होता चला गया और इसी के कारण उनका प्रॉफिटेबल कस्टमर्स डाउन हो गया। तो यहां उन्होंने देखा कि क्या कर सकते हैं इतनी प्रॉब्लम से, ये आपको प्रॉब्लम से बताई और इसी के कारण उनको बैकफायर हुआ। अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। मैं आपको यहाँ पे ग्राफ शो कर रहा हूं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का, जो निर्मा अपने प्रोडक्ट लाइनअप में लगा सकता है। प्राइस थोड़ा सा ऊपर रखें, 40% रिडक्शन की जगह थोड़ा सा ऊपर रख के रखें, ताकि एक अफोर्डेबल और एक वैल्यू वाला प्राइस उन्हें मिले। दूसरा, इनोवेशन लेके आए। अभी जो टाइम चल रहा है कोविड-19 का, अभी हर जना अपने कपड़ों को, क्लॉथ्स को बहुत जल्दी वॉश कर रहा है, रेगुलर वॉश कर रहा है। यहां वो लेके आ सकता है कि भाई हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं, हम अपने डिटर्जेंट को चेंज करके लाए हैं जो सैनिटाइज कर देंगे क्लॉथ्स को और वो जर्म्स को दूर रखेंगे एक गिवन आवर्स के लिए। से सपोज 24 आवर्स, कि भाई अगर हम केमिकल यूज करते हैं तो वो इतना समय तक यूज करके रखेगा और आपकी फैब्रिक क्वालिटी वो मेंटेन करके रखेगा। तो ये इनोवेशन वो लेके आ सकते हैं। दूसरा, जो उनका वैल्यू प्रीपोजिशन है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा।
जो उनकी नेगेटिव इमेज सेट हो गई है कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स के लाइनअप नहीं है, उसको कम करना पड़ेगा, वहां पे कम करना पड़ेगा। उसके बाद जो उनके प्रोडक्ट के पैचेस हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के पैचेस, क्योंकि आजकल लोग एक साथ डिटर्जेंट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अभी सब लोग सैनिटाइज करके रख रहे हैं, चीजें छोटी छोटी खरीद रहे हैं ताकि एक यूज हुआ फेंक दे, कम हुआ फेंक दे। अगर आप निरमा के प्रोडक्ट देखोगे तो वो 500 ग्राम और 1000 ग्राम के इसमें मिल रहे हैं, यानी आधा किलो और 1 किलो के पैकेट में। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक रेगुलर निरमा यूजर हैं, अगर आप बाहर जाके जा रहे हैं, उसी चम्मच को आप यूज करेंगे तो शायद आप यूज नहीं करेंगे। हमारी फैमिलीज में हम ऐसे प्रोडक्ट्स डिटर्जेंट्स को यूज नहीं कर रहे हैं, छोटे पैकेट्स यूज कर रहे हैं हम और आप। तो निरमा भी अगर अपने प्रोडक्ट को, जो नया उसका प्रोडक्ट है, इनोवेट प्रोडक्ट, उसको छोटा रखा जाएगा तो ज्यादा सक्सेस हो सकता है, हिट हो सकता है। अब मैं बात करता हूं कि एडवर्टाइजमेंट में वो क्या गेम चेंज कर सकता है। देखिए, अक्षय कुमार जी को लाना बहुत अच्छी बात थी, बट जिस तरीके से बोला है वो थोड़ा सा नेगेटिव चला गया। बट अभी अक्षय कुमार जी को वापस लाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्षय कुमार जी की एक अच्छी इमेज सेट है पब्लिक में। कोविड में उन्होंने जो स्टेप्स लिए, मैं कह सकता हूं, मेरे को एक और नाम याद आ रहा है निरमा प्रोडक्ट के लिए, इसी बीच मिस्टर सोनू सूद। वो एक गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकते हैं निरमा प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि एक उनकी लोगों के मन में एक इमेज बहुत अच्छी सेट हो गई है। अगर वो नया प्रोडक्ट लेके आते हैं जो कि सैनिटाइज कंडीशंस वाला है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अक्षय कुमार जी से ज्यादा अच्छा काम सोनू सूद जी उनके लिए कर सकते हैं। तो यहां वो इनोवेट करके चेंज कर सकते हैं। ये मैंने जो आपको केस स्टडी बताई, ये जाहिर सी बात है कि मोटिवेशन देती है, मार्केटिंग का आइडिया देती है, स्ट्रेटेजीज देती है, प्रोडक्ट लाइनअप देती है, एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, रेड ओशन स्ट्रेटेजी के बीच का डिफरेंस देती है, एक निरमा प्रोडक्ट का बताती है कि भाई ब्रांडिंग कैसे बनती है, प्रोडक्ट लाइनअप कैसे होता है, एडवर्टाइजमेंट कैसे ग्रो अप होता है, और प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्यूशन को फेस करती है और सोल्यूशन मिलते हैं, और आजकल के ट्रेंड में, कोविड के ट्रेंड में हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। ये पूरी स्ट्रेटेजी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, theRace.com, THERAIZZ.com। मैं आपको मेरा पूरा पीडीएफ, जो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के साथ बनी हुई है, वो आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप मुझसे मांगेंगे, नीचे कमेंट में आप अपनी मेल आईडी दे दीजिए, या फिर वेबसाइट पे जाके मुझसे पूछ लीजिए, वहां पे मेरे ब्लॉग्स मिलेंगे, वहां पे आप उस चीज को देख सकते हैं। आप सभी से मैं धन्यवाद लेता हूं और विदा लेता हूं, आप सभी का दोस्त।